हेलो गाइस, वेलकम इन द इंडियन पॉलिटी क्लासेस ऑफ रुचिका ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सीरीज़ का सबसे लास्ट एक्ट है। इस एक्ट की बहुत इम्पोर्टेंस है बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंदर ये लास्ट एक्ट पास हुआ था। ये एक्ट ने एक तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैकग्राउंड रखी और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से बहुत कुछ फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। तो इस एक्ट की बहुत सिग्निफिकेंस है, इस एक्ट की बहुत इम्पोर्टेंस है बिकॉज पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने की बात ये लोग करते हैं और इंडिया में प्रोविंशियल लेवल्स पर इवन जहाँ ब्रिटिश प्रोविंसेस होती हैं वहाँ बाकायदा इलेक्शंस कराए जाते हैं और इलेक्शंस करा करके उसके अंदर कांग्रेस अपनी 2 साल गवर्नमेंट रन करती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसकी आज फीचर्स जानना कि इसके आज हम नाउ वी स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। पहला इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि ये लेंथियस एक्ट है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट काल के अंदर पास किया गया सबसे लेंथियस एक्ट है जिसके अंदर 451 सेक्शंस और 15 शेड्यूल्स हैं। ये अगस्त 1935 के अंदर पास हुआ था और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट मतलब बर्मा को इस समय इंडिया से अलग कर दिया था, वो एक्ट बेस में शामिल है। इसका सेकंड फीचर ये कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने की बात करता है। इस ऑल इंडिया फेडरेशन में आएंगी ब्रिटिश प्रोविंसेस जो 11th नंबर में, 6 चीफ कमिश्नरीज और प्रिंसली स्टेट। और ऐसा एक फेडरेशन बनाने का इन लोगों ने प्रपोज़ किया था कि इन सबको मिलाकर के एक फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन ये जो इन लोगों ने प्रपोज फेडरेशन किया था ये कभी भी मतलब ये कभी भी एक्टिवेट नहीं हो पाया है इनका ये प्रोग्राम कि ये इसको एक्टिवेट नहीं कर। इन पॉइंट इसका डायरेक्टली इन द सेंटर। तो इससे पहले वाला जो हमने एक्ट किया था 1999 का उसके अंदर ये था कि डायरेक्टली उन लोगों ने प्रोविंस के अंदर स्टेट्स में अप्लाई की थी जहाँ उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को 2 सब्जेक्ट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। डायरेक्टली उन लोगों ने प्रोविंसेस के अंदर अप्लाई उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। उस चीज़ को स्टेट प्रोविंसेस से हटा के इन लोगों ने सेंटर पे लगा दिया। अब हो गई हैं आपकी रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट सेंटर्स में। अगेन फॉर्मेशन वही रहेगा इनका कि जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चॉइस से करेगा और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर जनरल अपने 3 काउंसिलर्स की हेल्प से करेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स थे वो इस रिजर्व लिस्ट की कैटेगरी में थे और जितने भी अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स थे वो सब ट्रांसफ़र लिस्ट की कैटेगरी में थे। उसके अलावा जो वाइस रॉय था, जो गवर्नर जनरल था, ही वॉज द सुप्रीम हेड। अब बात करते हैं ये लोग बाईकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर की। बाईकैमरल मतलब 2 हाउसेस की बात हो रही है। अब सेंटर के अंदर 2 हाउस बन गए हैं, पहला काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फेडरल स्टेट लोअर हाउस। अब जो अपर हाउस था इसमें 260 मेंबर्स थे, इनमें से 1/3 मेंबर हर 3 साल के बाद रिटायर्ड होंगे और टोटल इसमें मेंबर्स का टेन्योर 9 ईयर्स होना चाहिए। अब जो ये 260 मेंबर्स हैं इनमें से 156 मेंबर ब्रिटिश इंडिया के और 101 मेंबर ये सब मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। 156 जो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया से लिए उसके अंदर 150 तो इलेक्टेड है और 6 नॉमिनेटेड है। और यहाँ पर जो इलेक्शन होगा, जो इलेक्टेड हम बात कर रहे हैं, इलेक्टेड होगा डायरेक्टली। यहाँ पीपल्स डायरेक्टली मतलब प्रोविंस के पीपल, प्रोविंस के लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो फेडरल असेंबली थी ये हो गया लोअर हाउस, इसका टेन्योर 5 ईयर्स फिक्स कर दिया। टोटल जो इसके मेंबर्स थे वो 375 हो गए। अब 375 मेंबर्स में से 250 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया के और 125 इंडियन प्रिंसली स्टेट के। जो मेंबर्स इसमें आएंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आएंगे, मतलब जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही इनके मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। अब हो ये रहा था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है जिसको अपर चैम्बर इन्होंने डिसाइड कर दिया उसमें इलेक्शंस डायरेक्टली हो रहे थे,
क्योंकि एक इलेक्शन का क्राइटेरिया फिक्स था और वही लोग इलेक्शन में वही लोग अपना राइट टू वोट यूज़ कर सकते थे। वो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स के लिए डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, लेकिन जो फेडरल असेंबली है, लोअर हाउस है, उसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, जो प्रोविंशियल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स हैं, वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके इनके मेंबर्स का इलेक्शंस करेंगे। अब डायरेक्टली जो कि प्रोविंस के अंदर इन लोगों ने हटा दी, तो अब वहाँ क्या इंट्रोड्यूस हो गया, वहाँ प्रोविंस में हुआ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। अब इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में क्या होगा, एक लेजिस्लेचर भी होगा, एक एग्जीक्यूटिव भी होगा, मतलब एक व्यवस्थापिका भी होगी, एक कार्यपालिका। व्यवस्थापिका मतलब संसद होगी और संसद में से ही एक कार्यपालिका निकलेगी। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो मिनिस्टर डील करेंगे, और मिनिस्टर्स किसके मेंबर्स होंगे, लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका के मेंबर्स होंगे। गवर्नर जनरल को चाहिए तो वो कभी कभी गवर्नर जनरल को ऐसा चाहिए कि वो इन मिनिस्टर्स की एडवाइस पे रिएक्ट करेगा, इन मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, लेकिन स्टिल गवर्नर्स के पास स्पेशल पावर्स थी। और ऐसा था कि कभी भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, इस एक्ट के बाद 1937 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उसमें मेजोरिटी के अंदर कांग्रेस आती है और ये 2 साल रूल करती है। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, कांग्रेस ने जितने भी प्रोविंसेस के अंदर अपना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की थी, वो अपनी गवर्नमेंट से विड्रॉ कर देते हैं और अपना रूल ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज अब वो चाह रहे थे कि हमें इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं बनना, हमें स्वतंत्रता चाहिए, वी नीड इंडिपेंडेंस। जैसे सेंटर के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेशन था, वैसे ही प्रोविंस के अंदर भी उन्होंने स्टार्ट किया। और प्रोविंस चूँकि 11 प्रोविंस थी, लेकिन उसके अंदर केवल बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, इन सब के अंदर इन लोगों ने 2 हाउस की लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश करी। 2 हाउस में हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल अपर हाउस, असेंबली लोअर हाउस। काउंसिल की वही मेंबरशिप 9 ईयर्स, असेंबली की वही मेंबरशिप 5 ईयर्स। इसके 1/3 मेंबर हर 3 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखो, जो काउंसिल के मेंबर्स थे वो 65 रखे थे, लेकिन असेंबली के मेंबर्स 250 रखे थे। मिनिमम 60, मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन लोगों ने रखे थे। तो इस तरह से इन लोगों ने पूरा सेंटर को देखते हुए पूरा सेंटर को देखते हुए अपना पूरा सेटअप तैयार किया था। स्टेट के अंदर भी कैसे सेंटर में 2 हाउसेस हैं, वैसे ही इस प्रोविंसेस के अंदर कुछ प्रोविंस मतलब 6 प्रोविंसेस के अंदर भी 2 हाउसेस बाय कैमरल लेजिस्लेशन, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली के लोगों ने स्थापना। इस एक्ट के अंदर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात होती है, जो स्थापित होता है दिल्ली में, जो क्या करेगा, जो रेगुलेशंस तय कर दिए उनको इंटरप्रिटेट करेगा, उनकी एक्सप्लेनेशन देगा, और साथ में सेंटर और प्रोविंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करेगा। इस फेडरल कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे, और साथ में 2 एडिशनल जजेस, मतलब टोटल 6 जजेस की फेडरल कोर्ट थी। और ये सारे मैटर्स देखेंगे कहाँ के, संघ के, फेडरल मतलब संघ, सेंटर के। ये जजेस एम्पायर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होंगे, और 65 ईयर्स तक ये लोग अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं। तो इस तरह का इस तरह इन लोगों फेडरल कोर्ट के बाद यहाँ हो रहा है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर किस में हो रही है, सेंटर और स्टेट के अंदर 3 लिस्ट के अंदर। एक बन गई फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर की है, एक बन गई जिसके अंदर 59 सब्जेक्ट है, एक बन गई प्रोविंशियल लिस्ट जो 54 सब्जेक्ट्स की, और एक हो गई कॉन्करेंट लिस्ट 36 सब्जेक्ट्स की। फेडरल लिस्ट के अंदर केवल सेंटर डील करेगा, वो सब मैटर्स आएंगे जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डील होंगे। प्रोविंशियल लिस्ट में वो मैटर्स जो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और इसके अपार्ट कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर जो सेंटर और स्टेट देखेगी। और ये चीज़ हमने एस हमारे न्यूली इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने पावर वाला कंसेप्ट हमने हमारे इंडिया के नए कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा है। अब कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम को जो 1909 से स्टार्ट हुआ था, इनिशियली मुसलमानों के लिए स्टार्ट हुआ था कि पहले उन्होंने मुसलमानों को यूज़ किया, फिर 1919 के अंदर वो लोग 6 यूरोपियंस भी लिया है, और अब उसका दायरा बढ़ाते हुए एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियंस भी लिया है। अब रिजर्वेशन का उनका फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कुछ हद तक वुमेंस को भी ये लोग रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वुमेंस भी एक रन में आए। फेडरल अथॉरिटी बनी एक रेलवे अथॉरिटी इंडियन रेलवेज़ के लिए। पहली बार इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न आया, रिजर्व बैंक की स्थापना इस एक्ट के अंदर हुई।
पहली बार एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना जो कि फेडरल और प्रोविंसेस के सर्विस पॉलिसीज़ को देखेगा। इसके अलावा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसकी सुप्रीमेंसी प्रोविंशियल और फेडरल दोनों ही जगह कंप्लीट थी। सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करके अलग कर दिया, अलग प्रोविंस बना दी, और बिहार और उड़ीसा जो अब तक एक प्रोविंस थे उनको 2 नए प्रोविंसेस का नाम दे दिया, और टोटल प्रोविंसेस अब हो गई 11 इन नंबर जो ब्रिटिश रूल में थी। फिर इंडियन काउंसिल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जब पोस्ट क्रिएट हुआ था उस समय से इंडियन काउंसिल एक बनी थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करती थी। वो 1958 के एक्ट के अंदर बनी थी। इस काउंसिल को ख़त्म करके एक टीम ऑफ एडवाइज़र बना दिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेगी, और बर्मा को पूरा तरह से इंडिया से सेपरेट कर दिया बिकॉज बर्मा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी 1935 के अंदर, और इसके अंदर बर्मा एक्ट पास किया गया और बर्मा को, और वो एक्ट एक्टिवेट हुआ 1935 के अंदर। इसलिए इस एक्ट के साथ एक और एक्ट आया था द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, और जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने जो इंडिया और बर्मा दोनों को देख रहे थे वो थे लॉर्ड डंडास। अब जितने भी मैंने आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए इस 1935 के एक्ट के लिए, लेकिन मेन थिंग है कि हम इसको लर्न कैसे करेंगे, ऐसी क्या फीचर्स है कि हमें ये लर्न रहे या हम याद करें। तो हमें पहला तो सोचना है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन की, और वो बात होती है इस एक्ट में। इस ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रपोज किया जिसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरीज आएंगे। हालांकि ये फेडरेशन कभी भी एक्टिवेट नहीं आया, हकीकत में नहीं आया। दूसरी बात कर रही है फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर। फेडरल लेजिस्लेचर मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 हाउसेस हो गए, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। फेडरल एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिलर्स जो कि वर्क करेंगे। यहाँ हमें याद रखने की बात है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स लर्न करने की, याद रखने की बात है। फेडरल कोर्ट पहली बार इस एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बिकॉज इस समय क्या हो गया था, प्रोविंसेस में, कुछ प्रोविंसेस के अंदर इन लोगों ने 2 सदनात्मक शासन प्रणाली स्टार्ट की थी, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टार्ट किया था, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव। और इस एक्ट का की फीचर कि ये बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पहली बार जो इंडिया हम कह रहे थे हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें ये करना है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की पहली बार बात आती है इस एक्ट के अंदर, 1935 के एक्ट के अंदर। इसके अगर हम देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन बात यह है कि एक जो फेडरेशन की बात कर रहे थे वो कभी भी सेटअप नहीं हुआ। जो इंडिया चाह रहे थे सेल्फ रूल की डिमांड वो बिल्कुल नहीं बढ़ी, बिकॉज एनहांस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में तो सेटअप हुई थी, लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स को राइट था कि कभी भी उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो वो सेल्फ रूल वाली बात अभी तक भी एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम जो 1909 से स्टार्ट हुआ था उसको उन्होंने एक्सपेंड करके 1935 के अंदर बहुत समय की हिस्ट्री में चल रहा था कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट एकदम अपेक्स पे चल रहा था, चरम पे चल रहा था, और इस एक्ट ने एक तरह से उस आग में तेल डाला, उस आग में घी डाला, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की सेटअप की बात करते हैं जब प्रोविंशियल के अंदर, तो प्रोविंशियल तो इलेक्शंस फाइट किया, इलेक्शन के अंदर फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट आई, और जब कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है तो उसने 2 साल वर्क किया और अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन 1939 के अंदर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और जब कांग्रेस की और डिमांड पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस लीडर्स ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुद ने ही अपनी गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया, अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। अगर पॉजिटिव पार्ट देखें तो इस एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सेटअप हुई, जैसे रिजर्व बैंक, फेडरल कोर्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये सब चीज़ें जो थी जो पॉजिटिव स्टेप के रूप में हमें ध्यान रखनी चाहिए। दिस ऑल इन माई वीडियो, आई होप सो आपको मेरा वीडियो समझ में पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।